औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ साइकोएनालिसिस का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ और बेसिक्स जो है मैंने आपको बता दी थी, वो आप जाकर सुन लीजिए जिन्होंने नहीं सुनी है। तो अब नेक्स्ट जो है लेक्चर में, क्योंकि ये मटेरियल ज़्यादातर कॉपीराइट्स में आता है, तो मैं इसको कम्प्लीटली आप लोगों के साथ उस तरह से टेक्स्ट पढ़ के डिस्कस नहीं कर सकता जिस तरह से मैंने एरिस्टोटल, वर्ड्सवर्थ या सैमुअल जॉनसन की टेक्स्ट को जो है मैंने डिस्कस किया है रीड आउट करके, तो मैं इस तरह से रीड आउट नहीं कर सकता हूँ। तो फ्रॉइड 1856 में उसकी डेट ऑफ बर्थ है और 1939 में ही डाइज एज फार एज रिमेंबर। तो इसने ये कहा कि द चीफ पेशेंट आई एम प्रीऑक्यूपाइड विद इज़ माई सेल्फ। उसने कहा कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जिस पेशेंट के साथ हैं, सबसे ज़्यादा जो मेरा चीफ पेशेंट है, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेशेंट जो मेरा है, वो मैं खुद हूँ। तो हर किसी के साथ कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो चल रही हैं। तो फ्रॉइड ने एक जगह पे बात की, उसने कहा द मोटिव ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इन द लास्ट रिसोर्ट एन इकोनॉमिक वन। कि मोटिव ह्यूमन सोसाइटी का क्या है, उसका पर्पस क्या है, इकोनॉमिक पर्पस है। कि आप जो कुछ भी करते हैं आप पैसा कमाने के लिए करते हैं। पैसा क्यों कमाता है इंसान? एक तो ये होता है कि आपका सर्वाइवल के लिए आपको पैसा ज़रूरी चाहिए, कि आपकी सर्वाइवल उसी के साथ है, पैसे के साथ है। पैसा नहीं होगा तो आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, आप खाना नहीं ले सकेंगे या आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं ले सकेंगे। मगर एक चीज़ होती है जिसको आप जो फिर डिज़ायर्स में आ जाती है। एक तो है कि आपकी नीड्स हैं, ज़रूरियात हैं कि उनके बगैर आप ज़िंदा नहीं रहते हैं। और एक चीज़ ऐसी है कि आप लेविश लाइफ एंजॉय करना चाहें, आप खूब से खूब दर की तलाश में जाएं, तभी आपको ऑब्वियसली पैसा चाहिए। तो यहाँ पे वो बात करता है कि ये फ्रॉइड ने ये बात की थी, कार्ल मार्क्स ने ये बात नहीं की थी। क्योंकि कार्ल मार्क्स ज़्यादातर जो है वैल्यू ऑफ मनी की बात जहाँ पे आती है, क्लास डिस्टिंक्शन, क्लासेस जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ सोसाइटी, या वैल्यू ऑफ मनी की बात आ रही है, या कॉन्सेप्ट ऑफ पावर आ रहा है, या कोई भी इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, तो वो सारे के सारे जा रहे हैं मार्क्सिज्म के अंडर जा रहे हैं। मगर फ्रॉइड ने भी ये बात की कि जो ह्यूमन हिस्ट्री का जो चीफ मोटिव था, जो उनकी जो मेन पर्पस था, वो क्या था? पैसा कमाना, इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिक्स है। तो कहते हैं कि आज तक दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रही है कि नीड टू लेबर। आपको काम करना पड़ता है, आप बगैर काम किए नहीं रह सकते हैं, मजबूरन या अपने शौक़ से, अपनी मर्ज़ी से। दोनों ही सूरतों में आपको काम तो करते हैं, मगर ज़्यादातर लोग जो है मजबूरन काम करते हैं। और इस पे जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया, उन्होंने कहा कि अगर हमें काम न करने के लिए कहा जाए, यानी कि अगर हमें सर्वाइवल के लिए काम न करना पड़े, तो हम सारा दिन लेटे रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो इन ऑर्डर टू गेट सम काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ या टू गेट सम फूड और वॉट एवर नीड्स, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, उनको पूरी करने के लिए हमें काम करना पड़ता है। तो प्लेजर प्रिंसिपल क्या है जो कि इड आपकी डिमांड कर रही है? इड की डिज़ायर्स जो हैं वो प्लेजर्स पे बेस्ड हैं। इड आपको कहती है कि प्लेजर चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, डिज़ायर्स, ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिज़ायर्स। ऑन दी अदर हैंड आप उसको रियलिटी प्रिंसिपल से चेंज करते हैं। आप कहते हैं कि ये डिज़ायर्स मुझे एक्सप्रेस करनी पड़ेंगी। आपका दिल कर रहा है कि आप आराम करें, मगर आपको काम के लिए जाना पड़ रहा है, आपको सुबह उठना पड़ रहा है, अपनी नींद ख़राब करनी पड़ रही है, आप अपने स्किल्स को जो आपने हासिल किए हैं ज़िंदगी में और अपने वक्त को बेच रहे हैं और उसके बदले में आप पैसा कमा रहे हैं। अब जितने आप स्किलफुल हैं और जितना आप अपना वक्त बेच रहे हैं, दोनों ही सूरतों में आपके पैसे जो है उसमें इजाफा होता जाएगा। तो कहता है कि हम सारा दिन काम कुछ भी ना करते और हम सारा दिन सोए रहते अगर हमारे पास जो है वो हमें सर्वाइवल के लिए काम ना करना पड़ता। तो हमें ये रियलिटी प्रिंसिपल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें अपनी डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करना पड़ता है, उसके बगैर हम नहीं चल सकते हैं। अब दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम डिज़ायर्स को, अपनी ख्वाहिशात को, अपने आराम को, अपनी नीड्स को भी, एक तो ख्वाहिशात होती हैं, एक नीड है। आपकी ख्वाहिश हो कि आप 15 घंटे सोना चाहते हैं दिन में, यह आपकी ख्वाहिश है। नीड कितनी है आपकी? 7 से 8 घंटे, 6 घंटे, यह हर बंदे पे वेरी करती है कि कोई बंदा कितनी देर तक सोता है।
से फॉर एग्जांपल कि आई स्लीप 5 आवर्स अ डे और 5.5 आवर्स अ डे, मैं 5 घंटे 4 घंटे 5 घंटे ये मेरी रेगुलर स्लीप है, इससे ज़्यादा मैं नींद नहीं लेता हूँ। ऑलमोस्ट 10 साल से ऊपर हो गए मुझे, मैं इससे कम नींद ले रहा हूँ, 4-5 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं लेता, कभी कभार ऐसा हो ज़्यादा। तो आपकी ज़रूरत जितनी होती है आप उतनी नींद लेते हैं, उससे एक्स्ट्रा जो आप ले रहे हैं वो आपकी डिज़ायर है, नीड नहीं है। तो आप अपनी नीड को भी ख़त्म कर देते हैं। एक तो यह है कि आपकी ख्वाहिशात को सप्रेस कर रहे हैं, मगर आप अपनी ज़रूरियात को, आपको फॉर एग्जांपल आपका खाना बहुत अच्छा खाने का दिल कर रहा है, मगर आप अपनी न्यूट्रिशियस जो डाइट नहीं ले रहे हैं, आप आम डाइट ले रहे हैं ताकि आपके पास पैसे की बचत हो जाए। बिल्कुल उसी तरह से आप अपने स्किल्स बेच रहे हैं, आप अपना टाइम बेच रहे हैं। एक बंदा अगर उसकी कैपेसिटी जो है वो 7 घंटे काम करने की है और वो 12 घंटे काम करता है दिन में, सिर्फ इसलिए कि उसके पास चंद पैसे ज़्यादा आ जाएं, तो ऑब्वियसली वो फिर अपने आराम को, अपनी नीड्स को भी कहीं ना कहीं पीछे रख रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा अर्न करना चाहता है। और इस बात पे बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, इसका थोड़ा सा रिलेशन जो है वो आ जाता है आपका मार्क्सिज्म से भी, मार्क्सिस्ट अप्रोच से भी। जब मार्क्सिज्म को मैं डिस्कस करूँगा तो मैं उन चीज़ों को, उन पॉइंट्स को भी डिस्कस करूँगा कि आप काम ज़्यादा क्यों करते हैं और क्या उसका सारा वो एक हिसाब किताब अलहदा हो जाएगा ताकि आपके पास पैसा आए। और फिर कम्युनिज्म क्या होता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो उसने लिखा था, कम्युनिज्म क्या होता है, उस पर भी हम डिबेट करेंगे, मगर बात की बात। वेल, तो अब यहाँ पे आप देखते हैं कि अगर वो कहता है कि हमें बहुत ज़्यादा हमसे डिमांड कर ली जाए, हमसे कहा जाए कि ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, और मुस्तकिल हमारे ऊपर एक डंडा सवार हो, या हम अपने ऊपर खुद एक डंडा रख लें सर पे कि हमने काम करना है, हम काम के बगैर नहीं चलना चाहते हैं, क्योंकि हमें पैसा ज़्यादा चाहिए। तो मैं 8 घंटे जॉब है, मैं 12 घंटे की शिफ्ट लगाता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, मैं पैसे के बगैर नहीं चल सकता हूँ, या पैसा मुझे ज़्यादा चाहिए ज़रूरियात पूरी करने के लिए या अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, तो फिर मैं ज़्यादा काम करूँगा। और वो कहता है कि अगर बहुत ज़्यादा अरसे तक आप इस तरह के काम करते रहें, या बहुत आप अपने ऊपर बर्डन डाल दें कि आप दिन रात काम कर रहे हैं और आप अपनी सेहत का, अपनी डाइट का, अपने आराम का, किसी चीज़ का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो फिर वो कहता है कि हम बीमार हो जाते हैं, वी आर लाइकली टू फॉल सिक, एंड दैट फॉर्म ऑफ सिकनेस इज कॉल्ड न्यूरोसिस। न्यूरोसिस है, न्यूरोसिस बीमारी का नाम है कि मेंटल सिकनेस जो आपकी है, कि आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, बिकॉज आप इतना बर्डन बर्दाश्त नहीं कर सकते। खास हद तक तो बर्डन बर्दाश्त कर लेंगे, मगर आप अगर छुट्टियों में भी, जो आपको छुट्टियां आ रही हैं, आप उसमें भी काम कर रहे हैं, वीकेंड्स पे भी काम कर रहे हैं, और आप मुस्तकिल अपने आप को इस तरह से बिजी रखते हैं, तो आपके लिए फिर जो है बीमार आप हो जाएंगे। और मेंटल सिकनेस जो है ये फिर इवेंचुअली आपकी फ़िज़िकल सिकनेस का बायस भी बनती है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जो बंदे टेंशन्स का शिकार होते हैं, टेंशन की मेन वजह क्या होती है, मेनली वजह यही होती है कि आपकी डिज़ायर्स पूरी नहीं हो रही, तब आप टेंशन्स में हैं। इट्स ऑल अबाउट डिज़ायर्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि डिज़ायर्स अगर आपकी खुश नहीं हो रही, आप टेंशन में हैं, आप रो रहे हैं, आप खुश नहीं हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप अपना गुस्सा दूसरों पे उतार रहे हैं, और उसको कहा जाता है साइकोलॉजिकल टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट, कि एक बंदे का गुस्सा आप दूसरे पे उतार रहे हैं। मसलन आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया, अब आपको जो मिल रहा है उस पर आप गुस्सा निकाल रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो आप जो है वो काम करते रहते हैं, अपनी डिज़ायर्स को सप्रेस करते रहते हैं, यू बिकम सिक। आपकी टेंशन्स जो हैं वो फिर आपको अल्सर का बायस भी बनती हैं, ब्लड प्रेशर का बायस बनती हैं, शुगर का बायस बनती हैं, डायबिटीज़ जो आप जिसको कहते हैं। तो तमाम बड़ी बीमारियां जो है, इवन कैंसर का बायस भी बनती हैं आपकी टेंशन्स जो होती हैं। तो इसलिए टेंशन्स को अवॉइड करना, इंसान का जो दिमाग है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि किस तरह से वो तरीके निकालता है अवॉइड करने के टेंशन्स को और डिप्रेशन को और उसको। मगर जब आप टू मच उसके ऊपर बर्डन डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आप टेंस भी हो जाएंगे और आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार भी हो जाएंगे, और वो फिर आपकी फ़िज़िकल एलिमेंट्स में चेंज हो जाएंगी, और उनका फिर क्योर जो है वो इतना नहीं होता और बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे फ्रॉइड के जो कमेंटेटर थे उन्होंने कहा कि इस चीज़ को जो है वो, उन्होंने कहा कि मैन जो है क्या है, न्यूरोटिक एनिमल। न्यूरोटिक एनिमल इस सेंस में कि एनिमल्स जो हैं उनके पास इस तरह से इख्तियारात नहीं है जिस तरह ह्यूमन बीइंग्स के पास इख्तियारात हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एनिमल्स जो हैं दे कैन नॉट काइंड ऑफ मेक क्रिएट सर्टन थिंग्स, हम बना लेते हैं। मसलन मशीनें वगैरह, इंसान को इख्तियार दिया गया, बंदर भी इंसान की तरह है मगर उसको इख्तियार नहीं है उसके पास, वो इतना माइंड उसका डेवलप नहीं है कि वो चीज़ों को चेंज कर सके, अपने मुताबिक ढाल सके।
आपने एरोप्लेन्स बना ली, आपने कार्स बना ली, इलेक्ट्रिसिटी बना ली, और किस मखलूक ने सारे काम किए? किसी ने भी नहीं किए सिवाय इंसानों के। तो इंसान को इस तरह से अशरफुल मखलूक़ात का नाम दिया गया कि अशरफुल मखलूक़ात के शर्फ बख्शा गया उसको तमाम मखलूक़ात पे, कि उसको इख्तियारात दे दिए गए। इस लिहाज से फ़रिश्तों से आप कह दें कि जी एक इंसान जो है उसको इख्तियारात में ज़्यादा दिया गया, मगर आप ये नहीं कह सकते कि मैं फ़रिश्तों से अफजल हूँ, बिकॉज मैं का कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिविजुअल आ जाता है। अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा और है या किसी बड़ी हस्ती का रुतबा और है, तो फ़रिश्तों से हर बंदा अफजल नहीं है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की रसाई जो है सिदरतुल मुंतहा तक है, मेरी रसाई तो नहीं है, किसी और की रसाई तो नहीं है ना। तो मैं अपने आप को कोई फ़रिश्तों से अफजल मैं नहीं मानता हूँ। मैं कहूँगा मैं एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ। हाँ, तसर्रुफ़ ज़रूर बख्शा गया। अल्लाह ताला ने जब फरमा दिया कुरान मजीद में कि अशरफुल मखलूक़ात हमने इंसान को बनाया, मगर इंसान होना उसके लिए शर्त है। इंसान किस तरह से है कि उसकी डेफिनेशन भी दे दी गई कि इनमें से कौन बेहतर है, जो ज़मीन पर मुंह के बल घिसट कर चल रहा हो या खड़ा होकर सीधा खड़ा होकर चल रहा हो। सूरह मुल्क में आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इंसान है मगर हैवानों की ज़िंदगी गुजार रहा है या इंसानों की ज़िंदगी गुजार रहा है। क्योंकि आप देखें कि जितने भी चौपाई हैं, जितने भी मखलूक़ात हैं सिवाय पेंगुइन के, पेंगुइन है या बनमाने से है वो थोड़ी देर के लिए पेंगुइन चलती है, बाकी तमाम जो है वो पैरेलल है, उनकी रीढ़ की हड्डी जो है वो ज़मीन के पैरेलल चलती है। कुछ हैं जानवर जो थोड़ी देर के लिए अपने आप को खड़ा कर देते हैं, रीढ़ की हड्डी को वर्टिकल कर देते हैं, मगर इंसान वर्टिकल ही चलता है। तो ये एक तशबीह, एक मिसाल पे बयान की गई कि कौन बेहतर है, जो ज़मीन पर मुंह के बल घिसट के चल रहा हो, ज़मीन के साथ रींग के चल रहा हो लाइक रेप्टाइल्स, या फिर वो इंसानों की तरह चल रहा हो, खड़ा होकर सीधा खड़ा होकर चल रहा हो। तो दोनों में से कौन बेहतर हुआ? तो इंसान बनने के लिए चंद शराइत हैं, और अगर वो शराइत आप पूरी करते हैं तो फिर आप इंसान कहलाने के हकदार बन जाते हैं। तो अब आगे जो है उसमें दूसरी बात वो क्या करता है, फ्रॉइड वो ये बात करता है कि इंसान जो है वो प्री मैच्योर पैदा हुआ। प्री मैच्योर पैदा हुए आप को अगर अनसीजिंग केयर ना मिले, बच्चा पैदा होता है तो वो अगर मुर्गी का बच्चा पैदा होता है तो निकलते ही भागता है और दाना खाना शुरू कर देता है। इसी तरह से बकरी का बच्चा पैदा होता है तो वो भागना शुरू कर देता है, थोड़ी देर वो ज़मीन पे पड़ा रहता है और फिर भागना शुरू कर देता है और फिर जाके अपना दूध पीता है माँ का, और फिर एक उसका सिलसिला चलता है। मगर इंसान के बच्चे के साथ ये नहीं, कई साल तक उसे अनसीजिंग केयर चाहिए, और अगर वो अनसीजिंग केयर नहीं मिलेगी तो वो मर जाएगा। जैसे कबूतर के बच्चे हैं, तोतों के बच्चे हैं, तो वो भी जब पैदा होते हैं उनकी आंखें बंद होती हैं तो माँ बाप उनके मुंह में खुराक ला के डालते हैं, वरना वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कुछ परिंदे, कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि सर्वाइव कर लेते हैं और कुछ सर्वाइव नहीं कर पाते इन सारे सर्कमस्टांसेस में। तो वो कहता है कि वो जो क्लोज इन्वॉल्वमेंट है ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड, ख़ास तौर पे बेटे की, वो उसको नाम देता है एडिपस कॉम्प्लेक्स का। फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड बेटा जो है वो माँ के साथ एसोसिएटेड है, जब से वो पैदा होता है वो माँ का दूध पीता है और उसके बाद जो है वो माँ के साथ एसोसिएटेड है वन वे और द अदर। तो कहता है कि उसके बाद क्या होता है कि एडिपस कॉम्प्लेक्स की एक जो एडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है, एडिपस कॉम्प्लेक्स की टर्म फ्रॉइड ने क्या किया था कि बहुत सारी जो ग्रीक जो टर्म्स थी, ग्रीक मिथोलॉजी में जो कहानियाँ मशहूर थीं, उसमें मिथोलॉजीज़ थीं, उसमें उन्होंने कहा कि फ्रॉइड ने ये कहा कि इनमें कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर है, ये बगैर सच के नहीं है ये चीज़ें। मसलन उसने एडिपस रेक्स जो कि सोफोक्लिस का एक ड्रामा है, उसने उसकी थेरी को जो है उसको जहन में रखते हुए एक थेरी पेश कर दी। तो एडिपस जो है किंग था, उसकी स्टोरी है कि ही विदाउट नोइंग, आप पढ़ चुके होंगे एडिपस रेक्स बाय सोफोक्लिस, विदाउट नोइंग ही मैरिड हिज ओन मदर, और उससे बच्चे पैदा हुए, उसकी बेटियां वगैरह, और बाप को कत्ल कर देता है विदाउट नोइंग। तो ये पूरी स्टोरी आप पढ़ लीजिएगा उसको, फिर आप देखिए कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं या बाद में क्या होता है। तो उससे उसने थ्योरी ली और उसने एक कॉन्सेप्ट पेश किया, द डिज़ायर इन अ मेल चाइल्ड टू पोजेस द मदर एंड किल द फादर, कि एक बेटे के अंदर यह ख्वाहिश कि माँ को अपने लिए पोजेस कर ले और बाप को कत्ल कर दे, ये एडिपस कॉम्प्लेक्स होता है। तो माँ को पोजेस किस तरह से करे कि वालिद की जगह वो ले ले, यानी कि वालिद की जगह वो ले ले और माँ के साथ वो रहे और बाप जो है वो बीच में इंटरफियर ना करे। अब इसमें
क्या चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है कि उसको पता है, वो कहता है कि एक बच्चा होता है तो बच्चे की डिज़ायर होती है, बच्चा सिर्फ चाहता है कि मी। ये फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड आप देखते हैं कि एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है जिसे आप कहते हैं सेंस ऑफ पोजेशन बच्चों के अंदर। आप किसी बच्चे को उठाएं तो बच्चा जो है उसके अगर भाई बहन को किसी और को उठाएंगे तो वो आके उसको खींच के नीचे उतारेगा और आपको कहेगा कि मुझे बिठाओ, उसको उतारो। ख़ास तौर पे माँ के साथ ज़्यादा करते हैं, माइन, दिस इज़ माइन, शी इज़ माइन। तो इस कॉन्सेप्ट को अब उस ज़माने एक बच्चा जो है वो प्रॉपरली एक एडल्ट लाइफ से एक्वेंटेड नहीं है, मगर ये डिज़ायर उसके अंदर मौजूद है। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जब वो चीज़ों को रियलाइज़ करना शुरू करता है तो उससे डूज़ एंड डोंट्स जो हैं वो बताए जाते हैं, सोसाइटी, उसके पेरेंट्स और रिलीजन। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो उसे डूज़ एंड डोंट्स बताती हैं कि आप ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। इफ़ यू डू दिस यू विल बी पनिश्ड। और सबसे पहले जो पनिशमेंट देने वाला होता है वो उसका वालिद होता है। कि अगर वो माँ को उसका वालिद बुला रहा है तो बच्चे को बुरा लग रहा है, बच्चा अगर इंटरफियर करता है तो बाप हो सकता है कि उसे हिट करे, मारे उसे, या कुछ भी करे, या उसे डांटे, या वो तो थ्रेटन करे। अब बच्चा क्योंकि छोटा है, वो कहता है फ्रॉइड, और बाप क्योंकि बड़ा है, तो बच्चा जो है उसको मजबूरन चुप करना पड़ता है। अपनी उस ख्वाहिश को कि वो माँ के साथ हर वक्त रहना चाहता है, उस ख्वाहिश को उसे दबाना पड़ता है, सप्रेस करना पड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि उसको बाप जो है वो मारेगा या उसको नुकसान पहुँचाएगा। सोसाइटी और रिलीजन फिर आपको एक्टिवेट करते हैं आपके अंदर वो सारी चीज़ें, और गिल्ट आपकी एक्टिवेट करते हैं कि आप अगर ये करोगे तो दिस इज़ बैड, दिस इज़ नॉट गुड। एक गिल्टी बिहेवियर आपके अंदर स्टार्ट हो जाता है। तो वो डिज़ायर्स कहीं डोमिनेट हो जाती हैं, अंदर जाकर सो जाती हैं, कहीं अनकॉन्शियस में चली जाती हैं। और उसके बाद जो है उसका कहना ये था फ्रॉइड का कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, अब जाहिर है उसकी सोसाइटी और रिलीजन ने उसको अलाउ नहीं किया कि वो माँ के साथ रहे उस तरह से, तो वो फिर अपने लाइफ पार्टनर में अपनी माँ का मदर फिगर तलाश करेगा बेटा, और बेटी अपने बाप की फिगर तलाश करेगी अपने लाइफ पार्टनर में। और अगर वो उनको नहीं मिलती, वहाँ पे कंपैरिजंस में जाएंगे वो, अगर वो चीज़ आपको वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे? यू विल से गुड बाय, क्योंकि आप कंपैरिजन करेंगे कि दिस गर्ल डज नॉट लुक लाइक माई मदर, दिस गर्ल इज़ नॉट लाइक माई मदर, मेरी माँ इस तरह करती है, ये इस तरह करती है, तो ये मेरी माँ जैसी नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि बेटी भी यही कंपैरिजन करेगी कि मेरा बाप इस तरह से था, यू आर नॉट लाइक दैट, यू आर नॉट लाइक हिम। तो वो आइडियलाइज किसको किया हुआ था? अपने पेरेंट्स को, क्योंकि वो रिलेशन उनके साथ नहीं रख सकते थे, इसीलिए दे गेव इट अ डिफरेंट डायमेंशन, एक डिफरेंट डायमेंशन में दे टुक इट, एंड उसके बाद उन्होंने मदर फिगर और फादर फिगर को तलाश करना शुरू कर दिया अपने लाइफ पार्टनर्स में, या जो उनके जिनके साथ शादी होने जा रही है, या जो जिनके साथ जो है उनका अफेयर है, कुछ भी है, क्योंकि ये मुसलमानों के लिए नहीं लिखी गई है, ये उन लोगों के लिए लिखी गई हैं चीज़ें, तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली उन लोगों का हिसाब किताब ज़रा डिफरेंट है हमसे। अब यहाँ पे क्रिटिक्स का एक और पॉइंट भी आ जाता है, वो कहते हैं कि अगर बच्चे को वैसी ही औरत मिल जाए जो कि बिल्कुल उसकी माँ जैसी हो, तभी वो उसे छोड़ देगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो मिल गई वो उसकी माँ नहीं हो सकती। यानी कि एट द सेम टाइम लव और हेट्रेड का, या लव और इंडिफरेंस का एक रिलेशन चल पड़ेगा। इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है? लाताल्लुकी, कि माँ को तलाश करने की ख्वाहिश थी, माँ जैसी एक औरत मिल गई, माँ नहीं है, माँ जैसी मिल गई, मगर क्योंकि मिल गई इसलिए माँ तो नहीं हो सकती, माँ तो मिल ही नहीं सकती थी, लिहाजा फिर छोड़ना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू हो जाता है। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन वन वे और दी अदर आपके अंदर मौजूद रहेंगी। फिर उसमें जो कॉन्सेप्ट आ जाता है वो ये आ जाता है कि आप न सिर्फ ये कि माँ के साथ एक पोजेशन माँ के लिए, बल्कि नफ़रत बाप के लिए भी साथ शामिल है, कि एक नफ़रत है बाप के लिए अपने दिल में। तो बच्चे जो हैं ज़्यादातर वो अपनी माँओं से अटैच होते हैं, जो बेटे होते हैं अनकॉन्शियसली, और बेटियां जो हैं वो अपने वालिद से अटैच होती हैं। और उसका रीज़न जो है, फ्रॉइड कहता है कि अनकॉन्शियस लेवल पे कहीं ना कहीं, जो कि आपके सामने मौजूद नहीं है, तो वो मौजूद है कहीं ना कहीं, रीज़न है उस बात का, कहीं ना कहीं उसमें हकीकत मौजूद है।
अब अनकॉन्शियस के ग्लिम्पसेस देखने के लिए अनकॉन्शियस किस तरह से काम करता है, आपको क्या दिखाता है, इसकी सर्टेन प्रैक्टिसेस भी हैं, मगर मैं उसको बताऊंगा जो कि ऑब्वियसली उस बंदे को बताना पसंद करूंगा जो कि बिल्कुल डरता नहीं है, जो निडर आदमी है, क्योंकि अनकॉन्शियस कैन बी रियली हॉरिबल एज वेल, समटाइम्स वो बहुत हॉरिबल हो सकता है। तो आप हर बंदा वो जो है अनकॉन्शियस के ग्लिम्पसेस को इतना इजीली एडजस्ट नहीं कर सकता है, डाइजेस्ट नहीं कर सकता उसके साथ उसको, या एडजस्ट उसके साथ नहीं कर सकता। तो आपको प्रॉपर इसके लिए ट्रेनिंग और गाइडेंस की ज़रूरत होगी कि आप अपने अनकॉन्शियस को देख पाएँ या उसके ग्लिम्पसेस देख पाएँ कि उसके अंदर आखिर है क्या, और हो सकता है कि ऐसी खौफनाक चीज़ें हो कि आप डर जाएं और परेशान हो जाएं। तो अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर करना, अनकॉन्शियस को फाइंड आउट करना इतना इजी काम नहीं है, बहुत सारे वेज हैं बहरहाल, तो उसमें से दिस इज़ वन ऑफ द वेज। तो द डिज़ायर इन अ मेल चाइल्ड टू पोजेस द मदर एंड किल द फादर, बाप को, क्योंकि इडिपस ने अपने बाप को कत्ल कर दिया था, तो कहता है कि मेल चाइल्ड के अंदर ये डिज़ायर जो है कि अपने उसको माँ को अपने लिए रख लो और बाप को कत्ल कर दो, तो ये इडिपस कॉम्प्लेक्स कहलाता है। इसी तरह से एक और थ्योरी उसने पेश की, थ्योरी ऑफ नार्सिसिज्म। अब ये एक थ्योरी ऐसी है कि जिसमें उसने एक ग्रीक मिथोलॉजी से एक स्टोरी उठाई जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत लड़का था जिसका नाम था नार्सिसस। तो नार्सिसस से एक निम्फ थी, वुड निम्फ, उसका नाम था एको। शी फेल इन लव विद हिम, मगर वुड निम्फ जो थी वो कहते हैं कि वो बहुत बोलती थी, हर वक्त बोलती रहती थी कुछ ना कुछ, और वो कहती थी कि एंड में हमेशा मैं बोलूँगी, यानी कि मैं किसी को जीतने नहीं दूंगी, इन अदर वर्ड्स। वो निम्फ्स क्या होती थी, निम्फ्स वो चीज़ें होती थी NYMPH, NYMPH, निम्फ। निम्फ वो क्रीचर्स होते थे कि जो गॉड्स एंड गॉडेसेस तो नहीं होते थे, मगर ये है कि उनकी उम्रें गॉड्स एंड गॉडेसेस की तरह बहुत लंबी होती थी, वो जवान रहती थी, लड़कियां होती थी, और वो इधर उधर फिरती रहती थी, भागती रहती थी, गॉडेसेस के साथ खेलती रहती थी, आपस में खेलती रहती थी। मगर उनका तरीका ये था कि अगर कोई वुड निम्फ है, किसी दरख्त के साथ एसोसिएटेड है, तो दरख्त कट जाएगा तो वो मर जाएगी। अगर कोई स्ट्रीम की निम्फ है या किसी दरिया की निम्फ है, दरिया सूख जाएगा तो वो मर जाएगी। तो यानी कि उनका कॉन्सेप्ट इस तरह से था। तो निम्फ जो थी एको, उसकी एक मरतबा गॉडेस जो थी हीरा, ज़्यूस वाइफ, उसके साथ उसकी लड़ाई हो गई, बहस हो गई। तो वो क्योंकि चाहती थी कि मैं जीतूं, गॉडेस से भी जीत जाऊँ, मैं किसी को जीतने नहीं दूंगी, तो हर बात जो थी ना वो गॉडेस के एंड में उसने कहा कि डोंट टॉक टू मी, तो उसने कहा कि यू डोंट टॉक टू मी। हीरा को इस तरह से जवाब दे रही है, वो मुस्तकिल हीरा को जवाब दिए जा रही है। तो हीरा ने जिस पे उसे कर्स दे दिया, हीरा ने कहा कि अब तू कभी भी पहली मरतबा खुद कुछ नहीं कह सकेगी, सिर्फ वही कहेगी जो अगला बंदा कह रहा होगा, तो सिर्फ वो रिपीट करेगी, तो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल पाएगी। उसके साथ उसका गला बंद हो गया, अब वो कुछ बोल तो सकती नहीं, अपने अपने व्यूज़ का, एक्सप्रेशंस का इजहार नहीं कर सकती। तो शी फेल इन लव विद, शी सॉर एंड फेल इन लव विद नार्सिसस। नार्सिसस क्योंकि बहुत ही खूबसूरत आदमी था, लड़का था, तो बहुत सारी जो निम्फ्स थी, बहुत सारी लड़कियां उसके साथ दे फेल इन लव विद हिम, और वो किसी की परवाह नहीं करता था। इतने लोग जब उसके पीछे थे तो उसे किसी की परवाह नहीं थी। तो शी फेल इन लव विद हिम एज वेल। अब उसने जब मुस्तकिल उसका पीछा करती रही तो उसने कहा कि व्हाई आर यू फॉलोइंग मी, तो उसने आगे से जवाब दिया फॉलोइंग मी, फॉलोइंग मी। उसने कहा कि लीव मी अलोन, तो उसने भी जवाब दिया लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। तो इस तरह से जब वो बात करता उससे तो जवाब तो कुछ कह तो सकती नहीं थी, तो वो रिपीट करती थी सिर्फ, तो वो तंग आ गया उससे, और उसने फिर उससे जो है कहा कि भाई, तंग आके वो जो है उसने उसको यानी कि उसकी तरफ तवज्जो करनी छोड़ दी बिल्कुल। एंड शी टर्न्ड इनटू एयर, वो पतली होती गई, खाना पीना उसने बंद कर दिया, पतली होती 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 बिल्कुल हवा में गायब हो गई, हवा बन गई। तो जब वो हवा में चेंज हो रही थी, उसके जो इंग्रेडिएंट्स थे हवा में चेंज हो रहे थे, तो उसने जाते जाते एक समझ लें कि एक कर्स दे दिया नार्सिसस को। उसने कहा कि जिस तरह से तूने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई तो यू विल सफ़र, तुझे भी जो है भुगतना पड़ेगा नतीजा इसका। तो एक मरतबा नार्सिसस जो था वो एक पॉन्ड के, चश्मे के, या चश्मा तो चलो पानी हिल रहा होता है, पॉन्ड जो होता है जिसका पानी साकित होता है, तो वहाँ पे वो चला गया और उसने जाके अपनी
पॉन्ड के अंदर झांका तो उसे अपनी रिफ्लेक्शन नज़र आई, शक्ल नज़र आई पॉन्ड के अंदर। तो जब पॉन्ड के अंदर उसे अपनी शक्ल नज़र आई तो ही फेल इन लव विद हिज ओन शेडो, या जो उसका जो रिफ्लेक्शन था, हिज ओन रिफ्लेक्शन, हिज ओन सेल्फ। वो अपने सेल्फ के साथ जो है वो स्टार्टेड टू लव इट, और अब वो उसे हट नहीं सका उसको। वो बस उसे देखता रहा देखता रहा देखता रहा, वहीं पे बैठ गया, हिलना बंद कर दिया उसने। और वो जब ज़रा सा भी पानी को छेड़ता था उसको टच करने के लिए तो पानी हिलता था, वो रिफ्लेक्शन चली जाती थी। फिर जब रिफ्लेक्शन वापस आती थी तो वो ज़ाहिर ऑब्वियसली अपने आप को देखना शुरू कर देता था। तो आहिस्ता आहिस्ता वहीं पे बैठे बैठे, ग्रीक मिथोलॉजी में ये है कि उसकी जो है वो डैफोडिल्स जो है उसकी शक्ल उसने इख्तियार कर ली। वो फूल बन गया, और फूल का जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ होता है या यूँ होता है, और पानी के किनारे या पॉन्ड्स के किनारे वो होता है, और वो अपना अक्स वो कहते हैं कि इसमें पानी में देख रहा होता है, रिफ्लेक्शन देख रहा होता है। बस ऐसी कहानियाँ बनाई हुई हैं उन्होंने। तो फ्रॉइड ने इस बात को उठाया और उसने कहा कि यही कॉन्सेप्ट है कि इंसान के अंदर एक एज ऐसी आती है कि जब वो नार्सिसिस्ट के बिहेवियर की तरह जो है बिहेव करता है, कि सबसे ज़्यादा उसका काम क्या होता है कि वो शीशे के सामने जाके खड़ा हो जाता है और वो अपने आप को तमाम दुनिया से ऊपर समझता है, अपने आप को सबसे खूबसूरत समझता है। वो हर टाइम शीशे के सामने खड़ा अपने आप को बनाता रहेगा, अपने आप को यानी कि खुद पसंदी, कि लोग भी मुझे पसंद करें और मैं भी अपने आप को पसंद करूं। तो ये एक बिहेवियर है जो इंसान के अंदर एक एज में जाके आता है जब वो नया नया जवान होता है। तो ये नार्सिसिस्टिक अप्रोच जो है ये आपके बिहेवियर में शामिल होती है। तो इसी तरह से थ्योरी ऑफ पैराबल थी, बेशुमार थ्योरीज हैं उसकी। पैराबल थ्योरी ये थी कि दो सहेलियां थीं बचपन में, और एक सहेली जो थी उसको माँ बाप ने पढ़ने पे लगा दिया, वो पढ़ना शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा पढ़ी। और दूसरी जो लड़की थी उसको माँ बाप ने जो है वो पढ़ने पे नहीं लगाया। तो जो दूसरी लड़की थी जो नहीं पढ़ी हुई थी उसने जो है जल्दी उम्र में शादी कर ली, उसके बच्चे वगैरह, वो अपनी लाइफ में बिज़ी हो गई। जो लड़की पढ़ने लिखने में ज़्यादा इन्वॉल्व थी, तो आफ्टरवर्ड्स जब उसने बहुत ज़्यादा तालीम हासिल कर ली तो शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज एनी मोर। वो बिल्कुल उस चीज़ों से अलहदा हो गई, और वो क्योंकि इंटेलेक्चुअल इतनी ज़्यादा हो गई तो उसने एक ये थेरी भी पेश की। तो उसने मुख्तलिफ़ किस्म की थेरीज पेश की, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। अब उस पर बहुत लंबी डिबेट है उसकी, उस पर भी हम थोड़ी बात यहाँ पे करेंगे। फिर बाद में दोबारा मैं जो नया इस पर जो नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा उस पर भी मैं इस पर ज़रा डिटेल बात करूँगा। तो उसके बाद जो है अब माँ को जो हासिल कर लिया, तो इडिपस कॉम्प्लेक्स जो है, इडिपस कॉम्प्लेक्स उसने कहा कि न्यूरोसिस है, तमाम जो आपका न्यूक्लियस है उनका, जो आपकी बीमारियां हैं, जो आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनका न्यूक्लियस जो है वो आपका इडिपस कॉम्प्लेक्स है। कि ज़्यादातर बीमारियां जो हैं आपकी वो इडिपस कॉम्प्लेक्स की वजह से आपके अंदर आती हैं। जो आपकी फिजिकल, जो मेंटल आपकी जो सिकनेस है या न्यूरोसिस है, तो उसकी बेस जो है वो वहीं से स्टार्ट हो रही है। मगर साथ ही साथ आप देखें कि छोटे बच्चों में जेलसीज भी होती हैं। बच्चे जो हैं, जो बच्चा उन्हें नापसंद होता है या जो बच्चा जो है जिसको माँ बाप ज़्यादा प्यार कर रहे हैं तो उसको जाके मारना शुरू हो जाता है, उससे जेलसीज में आ जाता है, नफरत करनी शुरू कर देता है। तो ये इमोशंस तो बचपन से साथ शामिल है, ये कोई जवानों के डेवलप नहीं होते हैं, ये फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड आपके अंदर होते हैं। तो फिर जो एक वाइज आदमी का काम क्या होता है कि वो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करे और उसके बाद तरीके से लेके चले बच्चों को, उनको समझाए कि आपने किस तरह से करना है और किस तरह से नहीं करना है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं इंसान के लिए नई होती हैं जब वो बड़ा हो रहा होता है, तो उसके लिए हर लेवल जो है वो बिल्कुल यूनिक और नया होता है। तो क्योंकि बच्चे जो हैं माँ बाप के साथ एक राइवलरी होती है, जिसको सदगुरु ने भी कहा, उन्होंने कहा कि जानवरों के बच्चे जो होते हैं वो जब पैदा होते हैं तो वो कहते हैं, ज़्यादातर जानवरों के बच्चे वो कहते हैं हु द हेल आर यू, अपने पेरेंट्स को। उन्होंने कहा कि इंसान का बच्चा जो होता है जब वो पैदा होता है तब तो नहीं कहता, 20-21 साल का जब हो जाता है तो तब अपने पेरेंट्स को जाके वो कहता है कि हु द हेल आर यू। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी इंडिविजुअल एक सोच और एक अप्रोच हो जाती है। आप सोसाइटी के ज़रिए असर, रिलेटिव्स के ज़रिए असर, रिलीजन के ज़रिए असर, आप सबमिसिव तो हो जाते हैं। आप अपनी ख्वाहिशात को, अपने एग्रेशन को, अपने समझ लें कि थॉट्स को दबा तो लेते हैं पेरेंट्स के सामने, मगर वो थॉट्स आपके अंदर मौजूद रहते हैं जब तक कि आपको लॉजिक और रीज़न से बात समझाई ना जाए। आप समझ नहीं पाते हैं। एक जो छोटी एज होती है जिसमें, तो इस पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एक सेइंग है कि द चिल्ड्रन थिंक दैट देयर पेरेंट्स आर फूल, बट द पेरेंट्स नो दैट देयर चिल्ड्रन आर फूल। तो
माँ बाप को पता होता है कि उनके बच्चे जो हैं वो फूल हैं। अब नेक्स्ट बात जो करता है फ्रॉइड, वो क्या करता है कि ड्रीम्स जो है, द रोल रोड द अनकॉन्शियस ड्रीम्स। जब आप कोई ड्रीम देखते हैं तो आप उसके अंदर सर्टेन क्या, आप ये नहीं कहते, ज़्यादातर जो है विजुअल इमेजेस पे बेस करता है आपका ड्रीम, सिंबॉलिक होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि आपको आवाज़ें सुनाई दें, ज़्यादातर ये होता है कि आप ख्वाब में कहते हैं मैंने ये देखा, और बहुत कम होता है कि आप कहते हैं किसी ने मुझे ये कहा या मैंने ये सुना। ज़्यादातर आपको जो है वो आवाज़ जो है विजुअल इमेजेस आ रहे होते हैं ख्वाबों के अंदर। तो ख्वाबों की जो एक लाइफ है उसको इंटरप्रेट किस तरह से किया जाए, उसमें बेशुमार फ्रॉइड के मुताबिक मीनिंग्स मौजूद हैं। आपके अनकॉन्शियस तक पहुंचने का रास्ता भी है और मीनिंग्स भी मौजूद हैं। अब यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ ये जो ड्रीम्स हैं ये सिंबॉलिक फुलफिलमेंट्स हैं हमारी डिज़ायर्स की। यानी कि ड्रीम्स में क्या होता है, सिंबल्स होते हैं, अलामतें होती हैं। अब ड्रीम्स भी कई किस्म के होते हैं ना। एक ड्रीम वो होता है कि जिसमें आप जैसा देख रहे हैं वैसा ही हो गया, एक वो ड्रीम हो गया। एक ड्रीम ये है कि आपको सिंबल्स की फॉर्म में आया, मसलन आपको कुछ सिंबल्स दे दिए गए। जिस तरह अगर आप सूरह यूसुफ पढ़ते हैं, मैं उसमें दूसरे चैनल पे उसको मैं पढ़ूंगा सूरह यूसुफ को, और उसके तर्जमे के साथ साथ मैं उसकी सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशंस और लिटरल इंटरप्रिटेशंस और बाकी सारी चीज़ों की तरफ भी मैं जाऊँगा अभी थोड़ा सा टाइम वहाँ पे, तो आप उस लेक्चर को भी सुनेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएंगी आपको चीज़ें। तो एक होते हैं सिंबॉलिक ड्रीम्स होते हैं कि एक चीज़ है तो सही, सिंबल क्या है, विच स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स, वन थिंग विच स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स। लिटरल मीनिंग भी होता है सिंबल का और सिंबॉलिक मीनिंग भी, अलामती मीनिंग भी होता है। जबकि मेटाफर का लिटरल मीनिंग नहीं होता, अलामती मीनिंग होता है सिर्फ। तो ड्रीम सिंबल्स जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इनसे बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़ात की पता लगती हैं। और उसमें एक चीज़ ये भी साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक आती है कि आपके कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं, या कुछ ड्रीम सिंबल्स ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं ड्रीम्स के अंदर, जिनको आपने एक दफ़ा देखा, फिर कुछ दिन बाद फिर या कुछ अरसे बाद फिर रिपीट हुआ। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे आप अगर पूछें, या हो सकता है आप अपनी एनालिसिस करें जब अपनी पास्ट लाइफ का, तो आपको पता लगे कि कई ड्रीम्स ऐसे हैं, या कई ड्रीम्स के अंदर कई चीज़ें ऐसी हैं कि मसलन कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम पानी बार बार देखते हैं, कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं हम शेर देखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हमें सांप बार बार नज़र आते हैं ख्वाब में। तो ये बहुत सारी जो है आपकी ड्रीम जो सिम्बल्स हैं वो हैं। अब फ्रॉइड के मुताबिक वो कहता है कि ये ड्रीम सिंबल्स जो है असल में ये लैंग्वेज चेंज्ड है आपकी, जो आपकी लाइफ है। जिस तरह से इसका एग्जांपल मैं किस तरह से दूंगा आपको, कि वो कहता है कि सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपने ख्वाब देखा। अब आपकी कई डिज़ायर्स फ्रॉइड के मुताबिक ऐसी होती हैं जो फुलफ़िल नहीं होती लाइफ में। वो कहता है कि वो फिर ड्रीम्स की सूरत में फुलफिलमेंट आपको मिल जाती है। वहाँ पे आप ड्रीम्स की सूरत में उनको फुलफ़िल कर लेते हैं, उन डिज़ायर्स को, चाहे वो जैसी भी हों। और ड्रीम्स के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते। ड्रीम्स का आपको सज़ा नहीं मिलती, ना रिलीजन में, ना ही आपको जो है सोसाइटी में। तो कहता है कि जो आपकी डिज़ायर्स हैं, जो कि प्रैक्टिकल आउटलेट तो नहीं आपको मिल सकता उनका, मसलन कि एक डिज़ायर ऐसी है कि मसलन आपकी कोई ऐसी डिज़ायर है कि जो सोसाइटी या रिलीजन जिसके स्ट्रिक्टली अगेंस्ट है, तो हो सकता है कि वो आपकी डिज़ायर ख्वाब में पूरी हो जाए। मगर वो कहता है कि प्रैक्टिकल आउटलेट भी नहीं मिलता, मगर वो डिनाई भी आप नहीं कर सकते कि आप इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, इतने ज़्यादा उससे प्रीऑक्युपाइड है उस डिज़ायर से, कि आप उसको उससे जान नहीं छुड़वा सकते। तो फिर वो कहता है कि वो ड्रीम की सूरत में वो फुलफ़िल हो जाती है, ताकि आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाए। होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी बात। अब दूसरी चीज़ वो क्या, मैं आपको बता चुका हूँ कि बंगलिंग्स, मिस रीडिंग्स, इसी तरह से जो है स्लिप्स ऑफ द टंग एंड फेलियर्स ऑफ मेमोरी, कि आप बाज़ दफ़ा किसी और मेमोरी में चले जाते हैं, आप कुछ और बोल देते हैं, आपने कुछ नहीं बोलना था, या स्लिप ऑफ द टंग हो गया, कुछ भी ऐसा, या आपने मिस रीड कर दिया किसी सेंटेंस को, जो कि और तरीके से आप अपने मुताबिक चीज़ों को ले गए और आपने अपने मुताबिक चीज़ों को देखना शुरू कर दिया। इस पर मैं बात कर चुका हूँ कल। अब दूसरी बात जो करता है वो ये करता है कि अगर बाज़ डिज़ायर्स ऐसी भी होती हैं, मसलन किसी को कत्ल कर देने की हो सकता है ख्वाहिश हो किसी में, तो कहता है कि अब वो प्रैक्टिकल आउटलेट, या आपके दुश्मन हैं तो आप दुश्मन को, या आप किसी से नफ़रत करते हैं तो आप उसको कत्ल करना चाहें,
मगर ज़ाहिर है ऑब्वियसली सोसाइटी और आपका लॉ जो है वो उसकी इजाज़त नहीं दे रहा, रिलीजन इसकी इजाज़त नहीं दे रहा, तो उस डिज़ायर को आप सप्रेस कर देते हैं। मगर ख्वाब में हो सकता है कि वो कहता है कि आप उस बंदे को कत्ल ना कर रहे हो, आप किसी सांप को, किसी मूज़ी जानवर को कत्ल कर रहे हो, तो असल में वो जानवर जो था वो रिप्रेजेंटेटिव है उस बंदे का जो कि जिसको आप कत्ल करना चाह रहे थे। यानी कि अगर वो कहता है कि बाज़ ड्रीम्स ऐसे होते हैं कि अगर वो डायरेक्टली आप उनकी फुलफिलमेंट न देख लें ख्वाब में, तो फिर आप एकदम चौंक के, ये डर के उठ जाएंगे। कुछ डिज़ायर्स ऐसी हैं कि वो इतनी हॉरिबल हैं कि अगर आप उनको डायरेक्टली देख लेंगे तो आप डर जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा कि आप सो नहीं पाएंगे। तो वो कहता है कि ईगो जो है आपकी, वो चैरिटेबली कंसील कर देती है बहुत सारी चीज़ों को, इमेजेस को, और आपको सिंबॉलिक वे में वही चीज़ दिखा देती है जो कि वहाँ पे मौजूद होती है। अब इधर सिचुएशन ये आ जाती है, मैं आपको एक छोटा सा ड्रीम जो है वो डिस्कस कर दूं कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स, तो ही केम टू मी एंड सेड के खुरम भाई मैंने एक ख्वाब देखा, और वो ये देखा कि मैं एक बड़ी शाहराह पे जा रहा हूँ, मेन रोड है उस पे जा रहा हूँ, सामने हाफ मून मुझे नज़र आ रहा है, आधा चांद मुझे नज़र आ रहा है, और सड़क के बीच में हूँ, अभी कोई यानी कि कोई शहर या कुछ नहीं है, बस ऐसे मेन रोड है उस पर मैं जा रहा हूँ, और चांद की तरफ मेरा रुख है, चांद मुझे सामने आधा नज़र आ रहा है, और रात का वक्त है, शाम के बाद का। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या देंगे आप? तो अब इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं इंटरप्रिटेशन करने में। एक तो ये कि जो बंदा आपको ख्वाब की इंटरप्रिटेशन आपसे हासिल करने आया है, उसका बैकग्राउंड, उसकी लाइफ के बारे में आपको कितना पता है, उससे भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगती हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपकी रीडिंग कितनी एक्सटेंसिव है, रिलीजियस और अदरवाइज, कि जो आपकी बाकी किताबें हैं, जिस तरह से आपका साइकोलॉजिकल जो साइकोलॉजी की जो बुक्स हैं, या साइकोएनालिसिस की जो बुक्स हैं, ड्रीम इंटरप्रिटेशन ड्रीम्स पे जो किताबें लिखी गई, या इस्लामिक स्कॉलर्स ने जो किताबें लिखी, इब्न सीरीन की किताब है या दूसरी किताबें हैं जिनमें, या कुरान मजीद में जो ख्वाबों का सिलसिला आया है, या बाइबल में जो ख्वाबों का सिलसिला आया, आपने कितना कुछ पढ़ा हुआ है, एक तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है आपके ख्वाबों की इंटरप्रिटेशन करना। दूसरी चीज़ ये होती है कि समटाइम्स आपके जो गाइड्स होते हैं, जिस तरह से मैं उस लेक्चर में बता चुका हूँ कि मैडम साहबा ने मुझे गाइड किया, तो वो भी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं कि ड्रीम के सिंबल्स का मतलब बताते हैं आपको। जो ख्वाब आप देखते रहते हैं तो उनका मतलब आपको बताया जाता है कि ये मतलब इस ख्वाब का होता है, और ये चीज़ अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब ये होगा, और बहुत औकात वो इसी तरह से निकलता भी है। तो मैंने उससे जो पॉइंट दिया इस मामले में, मैंने उससे कहा कि देखो, ही इज़ ए डॉक्टर, तो उस वक्त उसकी जॉब नहीं हुई थी, वो भी समझ लें कि नया नया डॉक्टर बना था, तो उसकी जॉब नहीं हुई थी। तो मैंने कहा कि देखो, अब इसमें इंटरप्रिटेशन किस तरह से होगी, आप खुद भी करके देख लीजिए, उसके बाद फिर यह कि मेरी इंटरप्रिटेशन सुन लीजिएगा, पॉज करके आप अपनी सुन सकते हैं। मैंने कहा कि मेन रोड का मकसद ये होता है कि इट लीड्स टू सम बिगर डेस्टिनेशन। मेन रोड किसी छोटी डेस्टिनेशन की तरफ आपको लेके नहीं जा रही होती है, ये एक बिगर डेस्टिनेशन की तरफ आपको लेके जा रही होती है। सेकंड, रात का वक्त है, शाम का वक्त है, तो इससे मुराद ये है कि अभी थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि आपको भी डेस्टिनेशन नज़र नहीं आ रही है, बट यू हैव वॉकड लॉन्ग इनफ। पैदल चलना आपके फाइनेंशियल अभी पोजीशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि यू आर नॉट सो वेल ऑफ इन लाइफ। अभी फ़िलहाल जो है इतना आपके पास अभी इतना पैसा नहीं है जितना कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, कि पैदल चल रहा है। फोर्थ थिंग जो थी, दैट वाज कि देयर वाज अ मून एंड हाफ मून। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, और वो क्या है कि कुरान मजीद में देखा जाएगा सबसे पहले कि जो सिंबल्स इस्तेमाल किए गए, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, या जो जो उसकी टीचिंग्स हैं, उनके मुताबिक क्या मीनिंग्स निकलते हैं। तो वहाँ पे मून जो है सूरह यूसुफ के अंदर, ये बहुत डिटेल्ड एक बात है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं, उन्होंने बचपन में ख्वाब देखा कि 11 सितारे, चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? अब वहाँ पे चांद को आप वालिदा से अगर तशबीह दे लें, सूरज वालिद, रोशनी, क्योंकि सूरज को चिराग कहा गया और चांद को नूर कहा गया। ये भी कुरान मजीद में है सूरह नूह के अंदर,
कि हमने सूरज को चिराग बनाया और चांद को नूर बनाया। तो नूर जो है चांद को कहा जा रहा है, आप गौर कीजिए। दूसरी तरफ चांद जो है सिंबलाइज कर रहा है मदर को। तो उसकी वालिदा की कुछ अरसा पहले जो है डेथ हुई थी कैंसर की वजह से। तो मैंने कहा कि देखो, वालिदा रूहानी तौर पे तो आपके साथ मौजूद हैं, क्योंकि हाफ मून नज़र आ रहा है, उनकी दुआएं यानी कि आपके साथ हैं वालिदा की। और जो हाफ मून है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनका वजूद जो है, जिस्मानी वजूद, वो आपके साथ मौजूद नहीं है, बट शी ऑफर हर प्रेयर्स, और वो आपके लिए दुआ करती रही हैं, और वो ऑब्वियसली रूहानी तौर पे आपके साथ मौजूद हैं। और फिर जब मैंने इंटरप्रिटेशन दी, आफ्टर 1 वीक ही केम टू मी अगैन, ऑफिस में आया और उसने कहा खुरम भाई, अब कॉल आई थी उसकी, और उसने कहा कि खुरम भाई आपने ठीक कहा था कि जो मेरी मिसेस जो जिनके साथ शादी होने वाली थी, उन्होंने कहा कि उनको मेरी वालिदा ख्वाब में आई और उन्होंने कहने लगा कि उनको कहा, यानी कि जो डॉक्टर की मिसेस थी जिनके साथ उनकी शादी हुई है, तो कहने लगे कि उनकी जो होने वाली मिसेस थी, उनके ख्वाब में उसकी वालिदा आई लड़के की, और उसने आके कहा उन्होंने कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, अब मैं तुम्हारे सुपुर्द कर दिया उसको। तो मीन्स के ये उसने कहा कि आपने जो इंटरप्रिटेशन दी थी वो बिल्कुल ठीक दी थी, वैसा ही हुआ, वैसा ही है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि ड्रीम्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि इट्स नॉट जस्ट द अनकॉन्शियस, जो आप ये फुलफिलमेंट ऑफ द अनकॉन्शियस विशेस और डिज़ायर्स, सिर्फ यही नहीं है। हमारी जो डिज़ायर्स हैं उनकी फुलफिलमेंट नहीं है ये सिर्फ, उससे कहीं बढ़ के हैं ड्रीम्स। तो फ्रॉइड ने एक एस्पेक्ट तो देखा, मगर दूसरा एस्पेक्ट नहीं देखा उसने। दूसरी चीज़ ये कि फ्रॉइड ने जब इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स की, उसने कहा फलां चीज़ें देखती है तो इसका मतलब ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो यंग जो था, खाल यंग, उसने ये बात की, उसने कहा कि नहीं, एक बंदा अगर सेब देखता है तो जो बंदा सेब को पसंद करेगा वो उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन देगा, जो सेब को ना पसंद करेगा वो डिफरेंट देगा। मसलन अगर आप बारिश देखते हैं तो यहाँ पे बारिश की इंटरप्रिटेशन अल्लाह की रहमत आप कंसिडर करते हैं, जब आप इंग्लैंड में चले जाते हैं तो वहाँ पे जहमत कंसिडर करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि जो इंटरप्रेटेड है वो कैसे देख रहा है चीज़ों को, कौन सी चीज़ें सामने रखते हुए वो बात कर रहा है, उसकी रीडिंग कितनी वास्ट है, उसकी इंटरप्रिटेशन की जो सलाहियत है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका जो समझ लें कि एक कश्फ की आपको उसके आदि सलाहियत है उसके पास या नहीं है, या इल्का है, या उसको जो मैसेजेस मिलते हैं। जिस तरह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये इल्म सिखाया, तो इसका मतलब ये कि इल्म तो है, ये आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। ख्वाबों की ताबीर का एक फ़न, तो इसमें मैं बहुत डिटेल अब डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह दूसरे अपने चैनल पे। तो कहते हैं कि हम ड्रीम कोड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर आते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, और हम उनको डिसाइफर का मतलब होता है डिकोड करना, किसी चीज़ के अंदर से हिडन जो आपकी जो सिंबॉलिक टेक्स्ट है मसलन, उसको आप डिकोड करें और उसमें से मीनिंग्स फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट बात जो है वो ये करता है कि अब अच्छा, इडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में एक बात और रह गई थी, और वो क्या रह गई थी कि कुछ क्रिटिक्स ने ये क्लेम किया कि फ्रॉइड जब इडिपस कॉम्प्लेक्स की बात करता है तो वो क्या करता है, वो एक बच्चे की नज़र से माँ बाप को देख रहा है। द डिज़ायर इन अ मेल चाइल्ड टू पोजेस द मदर एंड किल द फादर, माँ बाप की नज़र से बच्चों को नहीं देख रहा है। अब हो सकता है कि फ्रॉइड के माइंड में ये कॉन्सेप्ट ना आया हो कि बेटे की नज़र से तो बच्चों को देखा, बेटे की नज़र से तो माँ बाप को देखा जा रहा है, माँ बाप किस तरह से बच्चों को ट्रीट करते हैं, किस तरह से सोचते हैं, तो माँ बाप की ट्रीटमेंट बच्चों के साथ, उसके ऊपर उसने डिबेट नहीं किया। तो एक एंगल तो उसने फॉलो कर लिया, दूसरे एंगल को उसने नेग्लेक्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े राइटर्स भी हैं उनकी बातों में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं। जिस तरह यंग ने एक प्रॉब्लम पॉइंट आउट की, और दूसरी प्रॉब्लम जो थी वो इडिपस कॉम्प्लेक्स की गई है कि वो एक बेटे की नज़र से तो माँ को देखा जा रहा है, बाप को देखा जा रहा है, बाप और माँ की नज़र से बेटे को, औलाद को नहीं देखा जा रहा है। तो इससे भी सारा मीनिंग चेंज हो जाएगा कि अगर एक बंदा अब आपको अफेक्शन ज़्यादा दे रहा है, माँ अगर बेटे को ज़्यादा अफेक्शन दे रही है, बाप बेटी को अफेक्शन ज़्यादा दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से भी आप कह सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे उस तरफ। मगर ये अब बात फिर वही आ जाती है कि ये चीज़ें जो है ये एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं, इस तरह से आप नहीं डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ जो है आज के डेट में समझ आ गया होगा।
अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हो तो प्लीज़ आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और इसको लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, अभी अभी प्रेस कर दें, ताकि जो है ये रेटिंग हमारे चैनल की बढ़ जाए। और मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि गरीब लोगों के लिए फ़ंड रेजिंग के लिए बनाया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों कज़न्स वगैरह को आप पर्सनली जो है उनसे जाकर सब्सक्राइब करवाएं या कह के सब्सक्राइब करवाएं। एक कॉपी करके आप रख लें, एक नोट, जिसमें आप ये इसको कहें कि ये फ़ंड रेजिंग के लिए चैनल बनाया गया है, 1 2 3 चैनल जो मेरे हैं, तो आप जो है इनको सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और प्लस इनको जो है चाहे वो ना भी देखना चाहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करवा लीजिए, ताकि हमारे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएँ, वॉच आवर्स पूरे हों, तो हमारे पास अगर कोई फंडिंग आती है तो वो हम गरीब लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, ये एजुकेशन आपको कोई और नहीं देगा। मैंने जितने सालों में एजुकेशन हासिल की, इंग्लैंड जाके और पाकिस्तान में रह के और पढ़ के और पढ़ाते हुए भी, जो कुछ भी मुझे नॉलेज आया, मैं सारा का सारा कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक कन्वे कर पाऊँ, जितना भी मैं कर सकता हूँ इन द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम जो भी मुझे दिया गया गिवन टाइम उसमें। मगर ये है कि इससे कहीं ज़्यादा है, मगर मैं उसमें से सबसे बेसिक आपको जो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। मैं जितना भी बताता जाऊँ तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, मैंने इतना पढ़ा हुआ है, मगर ये है कि स्टिल भी जो है बहुत शॉर्ट टाइम है, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जितना भी मैं भला कर सकता हूँ इस शॉर्ट टाइम में अपनी ज़िंदगी में मैं कर दूँ। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, आप विदाउट हेजिटेशन जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और आई ट्राई टू आंसर एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। जितने मैं क्वेश्चंस के जवाब दे सकता हूँ, आई ट्राई टू डू माई बेस्ट कि मैं जितना भी कर सकता हूँ मैं आप लोगों के लिए करूँ। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।